गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ पार्टनरशिप। इससे पहले हम लोग दो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स सब कुछ। एंड देन वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। अब हमारा डिस्कशन होगा पार्टनरशिप के बारे में। ये पूरा क्लास पार्टनरशिप को ही डिवोटेड है क्योंकि इट इज़ अ बिग टॉपिक। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, दैट इज़ फीचर्स, उसके मेरिट्स क्या होते हैं, उसके डिमेरिट्स क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन कौन से हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और अगर हम लोग फर्म को रजिस्टर नहीं करवाए तो नॉन कॉन्सिक्वेंसेज उसके क्या क्या हो गए, और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कौन कौन से बेसिस पे होते हैं और क्या क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फीचर्स से। सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होता है? वो फॉर्म होता है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दैट इज़ कोई भी पार्टनरशिप फर्म है तो वो कैसे गवर्न होगी? वो गवर्न होगी बाय द एक्ट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उस एक्ट में टर्म्स कंडीशंस लिखे हुए हैं कि कैसे कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस कंडक्ट करेगी। उसमें हमारा एक और बात हमें ध्यान रखना है फॉर्मेशन में कि हम जब पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं तो वो हमारा दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉफिट मोटिव, और वो एक अनलॉफुल बिजनेस नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मैं ड्रग सप्लाई करूँगा और उस टाइप वो हमारा पार्टनरशिप फर्म है, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में अनलॉफुल बिजनेस इज़ नॉट अलाउड, एज वेल एज सर्विस मोटिव या चैरिटेबल पर्पस का बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, वो इससे गवर्न नहीं होगा। फॉर्मेशन इज़ क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सेकेंड फीचर में, दैट इज़ लायबिलिटी। अब ये जो लायबिलिटी है वो कैसे, लायबिलिटी का मतलब तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है बोझ। सिंपल टर्म्स में बोझ होता है। अब जैसे हम लोग कोई भी फर्म शुरू कर रहे हैं तो हम लोग अपना पैसा तो लगाते हैं, साथ ही साथ हम लोग दूसरों से भी पैसा उधार लेके आते हैं अपने बिजनेस में, ताकि हमारा बिजनेस का जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके। तो मान लीजिए इतना सारा पैसा हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन हम लोग उसको चुकाने का हमारा क्या रास्ता है? प्रॉफिट। जब हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी हम लोग उस पैसे से हमारा बोझ को कम करेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, देन तब पैसे कहाँ से चुकाएंगे? हम लोगों ने जो फ्रेंड से पैसे लिए हैं या बैंक से, क्रेडिटर्स से जो हम लोग लोन लिए हुए हैं, तो वो हम लोग कैसे चुकाएंगे? तो वो हमें अपने घर के बर्तन गिरवी रख के भी, हमारे घर के फ्रिज, एसी, हमारा जो पर्सनल एसेट्स है उसको भी बेच के हमें अपना वो लाइबिलिटी चुकाना होगा। तो इस टाइप का, व्हेन आवर पर्सनल एसेट इज़ ऑल्सो यूज टू रिपे ऑफ द लाइबिलिटी, तब उस लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कहते हैं। ओके, तो इन पार्टनरशिप फर्म हमारा जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, जस्ट एज इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप भी हमारा अनलिमिटेड होता था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता था, और पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। आई होप ये सेकेंड फीचर इज़ क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ रिस्क बियरिंग एज अ टीम। ये क्या होता है रिस्क बियरिंग? हम लोग जब पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग चला रहे हैं तो हम लोग पार्टनर्स मिल के चलाते हैं। अब ये जो पार्टनर्स होते हैं वो दे एक्ट एज अ टीम, वो लोग साथ में एक टीम के जैसे काम करते हैं। और जब काम करने का वो लोग का रिवॉर्ड को क्या बोलते हैं? व्हेन दे वर्क, तो वो लोग को रिवॉर्ड मिलता है, तो उस रिवॉर्ड को क्या बोलते हैं? वो रिवॉर्ड को बोलते हैं प्रॉफिट। तो सब पार्टनर काम करने के बाद अपने घर क्या ले जाते हैं? प्रॉफिट ले जाते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट इसी को लेके है कि जो हमारा पार्टनरशिप होता है उसमें सारे पार्टनर्स मिल के रिस्क बेयर करते हैं, और सारे पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ, since they are bearing risk, so in the form of reward they will take profit in their home. Okay, सो रिस्क बियरिंग पॉइंट इज क्लियर। पहला हम लोग फॉर्मेशन पढ़े कि दैट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर दूसरा उसका लाइबिलिटी पढ़े कि लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के भी आपको आपके बोझ को चुकाना है। और थर्ड पढ़े रिस्क बियरिंग, सिंस सारे पार्टनर्स एज अ टीम काम करते हैं तो वो लोग साथ में रिस्क बियर करते हैं, और रिस्क बियर करने का रिवॉर्ड वो लोग को प्रॉफिट मिलता है इन द रेशियो, इन द अग्रीड रेशियो, जो उन लोग पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि हाँ 5:3:2 या इक्वली, जैसे भी वो लोग पहले से अग्री किए रहते हैं, अपने प्रॉफिट को बांटते हैं और अपने घर ले जाते हैं। नेक्स्ट फीचर इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटर में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो सारा डिसीजन मेकिंग
पावर होता है वो एक सोल प्रोप्राइटर के हाथ में ही होता है. देयर इज़ नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी वन. लेकिन हमारे पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल जो होता है बिजनेस का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे पार्टनर्स के बीच में. वो शेयर करते हैं, सारे पार्टनर्स आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को शेयर करते हैं और सारा डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो लोग मिल के कंट्रोल करते हैं. और जो भी डिसीजन लिया जाता है वो म्यूचुअल कंसेंट कीवर्ड क्या है, म्यूचुअल कंसेंट. हमेशा याद रखना, वेन एवर वी यू आर राइटिंग एनीथिंग, एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, तो एनसीईआरटी में जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कीवर्ड्स होते हैं, तो ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ दोज कीवर्ड्स. जैसे अब यहाँ पे हम लोग डिसीजन एंड कंट्रोल के फीचर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को कीवर्ड क्या हो गया, म्यूचुअल कंसेंट. यू हैव टू राइट कि डिसीजंस जो होते हैं वो जनरली म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाते हैं. और सारा एक्टिविटीज़ जो होता है वो जॉइंट एफर्ट्स, सब कोई मिल के जॉइंट एफर्ट्स से वो लोग मैनेज करते हैं, सारे पार्टनर्स. ठीक है. फोर्थ फीचर दैट इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द पॉइंट कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी क्या होता है, पहले भी हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर हमारे सोल प्रोप्राइटर को कुछ हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, या इंसॉल्वेंट या फिर इंसैनिटी हो जाती है, तो हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, बिकॉज देर इज़ नो वन टू कैरी इट अहेड. सेम हैपन्स इन पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो. अगर डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है और इंसॉल्वेंसी हो जाती है किसी पार्टनर की, तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो सकती है. हालांकि यहाँ पे एक चॉइस ये भी है कि जो बाकी बचे हुए, फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टनर, 5 पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर का डेथ, रिटायरमेंट या कुछ भी हो गया है, तो बाकी 4 पार्टनर्स के पास ये चॉइस है कि वो लोग सेम बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं ऑन न्यू अग्रीमेंट. ओके. तो इसमें थोड़ा सा ये प्रेफरेंस हो जाता है एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स. क्या होता है नंबर ऑफ पार्टनर्स? भाई अब कितने, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स तो हम लोग अपने बिजनेस में नहीं रख सकते. हाँ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ. ठीक है. तो सिंस हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत, तो उसी में लिखा हुआ है मैक्सिमम या मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड. अगर हमें एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इज 2. ओके. मिनिमम इज 2. एक तो अकेला सोल प्रोप्राइटरशिप ही फॉर्म करेगा, पार्टनरशिप तो हो नहीं सकता. अब नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर कितना होगा भाई? तो मैक्सिमम नंबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर जो है वो दिया गया तो है 100, लेकिन उसके नेक्स्ट ही साल एक रूल आया था, रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, जिसमें बताया गया कि अभी के लिए यू विल हैव टू कीप द मैक्सिमम नंबर अप टू 50. ठीक है. तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, तो अगर वन लाइनर है तो यू कैन कोट द रूल, दैट इज द एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 इट इज 50. और अगर एमसीक्यू में आए तो यू कैन गो फॉर 50. ओके. नेक्स्ट इज लास्ट इज म्यूचुअल एजेंसी. हम लोग पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं. क्या है वो? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब अगर 5 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर जो है वो अपने दूसरे कामों में ज़्यादा बिजी रहता है, तो ये 4 पार्टनर्स जो भी एक्ट करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द 5th पार्टनर ऑल्सो. वो ये नहीं बोल सकता कि हाँ आई वॉज नॉट देयर, मुझे पता नहीं था, तो आई एम नॉट लाइबल फॉर दिस. सिंस पार्टनरशिप का डेफिनेशन में क्या लिखा है कि वो लोग सारे जो है साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका एक दूसरे के ऊपर वो लोग कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी एक्ट होता है, कंडक्ट करते हैं, तो दैट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल. कोई एक जो है वो किसी को पैसा दे दिया तो वो सारे के लिए बाइंडिंग हो गया कि हाँ उसको पैसा दे दिया. ठीक है. तो इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हर पार्टनर
एक दूसरे पार्टनर का एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल है। फॉर एग्जाम्पल 5 पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर ए जो है वो बाकी सारे पार्टनर्स का एजेंट भी है, और पार्टनर ए जो है वो ये बाकी सारे पार्टनर्स उसके एजेंट भी हैं, और ये बाकी सारे उसके प्रिंसिपल भी हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल। ओके, तो ये हो गई म्यूचुअल एजेंसी। आई होप इतना क्लियर हो गया। हमारा डेफिनेशन भी साथ साथ हम लोग इस म्यूचुअल एजेंसी से कवर कर लिया। डेफिनेशन से ही ये फीचर आया म्यूचुअल एजेंसी, और बाकी सारे फीचर्स हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। दैट इज़ फॉर्मेशन, सेकंड इज़ लायबिलिटी, रिस्क बेयरिंग, फोर्थ इज़ कंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड म्यूचुअल एजेंसी। ओके, अब हमारा पार्टनरशिप का सेकेंड टॉपिक आता है मेरिट्स, उसको डिस्कस करते हैं। मेरिट्स क्या होता है इसका, पहले हम लोग ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ऑल्दो इट इज़ गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंपल्शन नहीं है कि हमारे फर्म को रजिस्टर करवाना ही है। आपके पास चॉइस है कि आप लोग पार्टनरशिप वैसे ही बिना रजिस्ट्रेशन के भी चला सकते हैं, और बहुत सिंपल होता है। ईजिली आप पार्टनरशिप फर्म को शुरू करवा सकते हैं बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। एक पार्टनर के बीच में बस एग्रीमेंट हो गया है, वो लोग एग्री कर गए टर्म्स एंड कंडीशंस पे, एंड वो लोग अपना शुरू कर सकते हैं अपना पार्टनरशिप फर्म। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग कैसे होता है भाई, अब यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज होता है। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि सारे पार्टनर्स जो हैं वो डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर लोड नहीं आता है कि वो हर चीज़ का डिसीजन ले, कि कितना सामान लाना है, कितना मैन्युफैक्चर करना है, कितना बेचना है, क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ही डजंट हैव टू सी ऑल द लाइन्स ऑफ फंक्शंस इन अ फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में ये रोल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई एक जो है वो कुछ और संभाल रहा है, कोई दूसरा पार्टनर कुछ और एरिया को संभाल रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो जाता है, वो अपने अपने एरियाज़ में एक्सपर्टीज हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा डिसीजन वो लोग ले पाते हैं फॉर देयर बिजनेस। ओके, नेक्स्ट इज मोर फंड्स। ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म, हमारा पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स 50 दिए गए हैं, तो मान लो अगर 1-1 लाख भी सब अपने घर से लेके आते हैं, तो वो लोग के पास टोटल 50 lakhs हो जाएगा, एंड दे कैन स्टार्ट अ गुड बिजनेस। तो हम लोग कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में वो लोग को फंड्स जो है वो कंपैरेटिवली सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क्स। अब पहले सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या होता है, वो लोग जो रिस्क होता है वो लोग शेयर करते हैं आपस में। सोल प्रोप्राइटरशिप तो अकेला ही रिस्क बेयर करता है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि सिंस दे आर पार्टनर्स, तो वो लोग अपना रिस्क जो है वो लोग शेयर कर लेते हैं आपस में। अगर कोई लॉस भी हो रहा है तो इट इज़ बॉर्न बाय ऑल द 5 मेंबर्स, एंड लॉस जो है वो छोटी हो जाती है। तो ये जो है वो रिड्यूस करता है एंग्जाइटी, बर्डन और स्ट्रेस पे, और स्ट्रेस एक भी इंडिविजुअल पार्टनर का, ठीक है। क्योंकि एक अकेला अगर पैसा लगाता और वो सारा डूब जाता तो उसका मेंटल स्टेटस यू कैन जस्ट इमेजिन क्या होगा। एंड वही अगर हमारा 10 लाख का नुकसान हुआ है तो इट इज़ गेटिंग डिवाइडेड अमंग 5 पार्टनर्स, तो 2 लाख का है, तो इट इज़ ईजियर टू बियर 2 lakhs का लॉस रैदर देन बियरिंग 10 lakhs का लॉस अकेले, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरिट आ जाता है सीक्रेसी। अब ये सीक्रेसी में क्या होता है भाई कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो कहीं पे भी दे आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स। वो लोग को अपना अकाउंट्स कहीं पे पब्लिकली दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट, या फिर सबमिट करना है वो लोग को कहीं रिपोर्ट, ऐसा कहीं भी मैंडेटरी नहीं है। तो इसीलिए वो लोग अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, लेकिन कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता है। हम लोग आगे जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे दैट इज़ कंपनीज़, तो कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द थर्ड पॉइंट दैट इज़ लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या होता है हमारा पार्टनरशिप फर्म का, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो हम लोग फीचर डिस्कस किए थे, फीचर्स में से कुछ फीचर हमारा मेरिट्स हो जाता है एंड कुछ फीचर हमारा डिमेरिट्स हो जाता है। तो डिमेरिट्स में सबसे पहला डिमेरिट तो यही है भाई कि अगर आपके सर पे बोझ है तो वो आप अपने घर के पर्सनल एसेट्स को भी बेच कर भी चुकाना होगा, अगर आप अपने फर्म से केपेबल नहीं है चुकाने के लिए। तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड फीचर पे, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज।
लिमिटेड रिसोर्सेज अब कैसे भाई, अभी तो हम लोग डिस्कस किए कि बहुत सारा फंड्स हम लोग ला सकते हैं, लेकिन ला तो सकते हैं बट अप टू 50 मेंबर्स ओनली, नॉट मोर देन दैट। इसीलिए जो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं। कंपनीज में ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि क्यों ये पॉइंट हमारा डिमेरिट बन गया कि देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, एंड नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या हुआ भाई, पार्टनर्स भी तो इंसान होते हैं, कोई पॉइंट को लेके वो लोग के बीच में जो है वो मन मुटाव हो सकता है, डिसीजन में वेरिएंसेस हो सकता है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, वो लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और एक पार्टनर का डिसीजन दूसरे के ऊपर बाइंडिंग भी होता है, तो कभी कभी अनवाइज डिसीजन की वजह से सारे पार्टनर्स को भुगतना पड़ता है। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि पार्टनर्स जो हैं वो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है एंड दे कैन लीव द फर्म ऑल्सो, और इसके वजह से पार्टनरशिप का टर्मिनेशन, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी कैसे हो गया, वो हम लोग पहले से डिस्कस किए थे कंटिन्यूटी वाले टॉपिक में, कि हमारा अगर पार्टनरशिप जो है उसकी डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है वो, तो क्या हो जाएगा, वो बिजनेस जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं भी हो सकता है। हाउएवर जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो लोग फ्रेश एग्रीमेंट से वही बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट स्टिल एक पुरानी एग्रीमेंट, रेशियोज तो चेंज हो रही है ना, पार्टनर्स तो बदल रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसमें क्या, अब जैसे हमारा एक मेरिट था सीक्रेसी, अब इस सीक्रेसी की वजह से एक दूसरा लिमिटेशन पैदा हो जाता है, दैट इज़ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। सिंस हम लोग कहीं पे भी लीगली बाउंड, मैंडेटरी नहीं किया गया हमारे रिपोर्ट्स को पब्लिश करने के लिए कि हमारा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, हम लोग कैसे बिजनेस कंडक्ट करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम लोग को पब्लिकली नहीं शो करना है, तो पब्लिक भी जो है वो हमारे ऊपर उतना रिलाई नहीं कर सकती है, या फिर पब्लिक भी ट्रू फिनेंशियल स्टेटस हमारे पार्टनरशिप फर्म का नहीं पता कर पाती है। इसकी वजह से जो पब्लिक का है कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे ऊपर जनरली लो रहता है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जनरली लो रहता है। ठीक है, तो ये हो गए पॉइंट्स ऑफ लिमिटेशंस। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अपने घर से, अपने पर्सनल एसेट से हमें अपना फर्म का बोझ को उतारना होगा। फिर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि पार्टनरशिप का नंबर फिक्स हो गया, दैट इज़ 50, नॉट मोर देन दैट। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑब्वियसली कहीं भी अराइज होगा, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। फिर लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी हो जाती है, ऑल्दो वो लोग अग्री कर सकते हैं on different agreement, on a new agreement, fresh agreement, and lack of public confidence भी, because there is no mandation of publishing financial reports. Okay, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, अब कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं, तो हमारे पास एनसीईआरटी में 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स दिए गए हैं। जो लास्ट के 2 पार्टनर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बट स्टिल हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको साथ में जो मेन चीज़ है, जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, उसको समझ पाएँ। तो सबसे पहला और सबसे इजी होता है एक्टिव पार्टनर। कौन होता है एक्टिव पार्टनर? जो पार्टनर ये 4 काम कर रहा है। कौन से 4 काम? पहला, कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल, अपने बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है। दूसरा, पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, साथ ही साथ वो कि कैसे मैनेजमेंट चल रहा है, कहाँ से माल मंगवाना है, क्या लेबर को कहाँ से अरेंज करना है, क्या रॉ मटेरियल देना है, कैसे देना है, फर्म को पैसा कहाँ से जुगाड़ना होगा, तो ये सारा हो गए मैनेजमेंट के डिसीजंस। तो अगर पार्टनर पार्टिसिपेट कर रहा है मैनेजमेंट में और प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर्स भी ले रहा है अगर वो पार्टनर, तीसरा काम। और चौथा काम, अगर वो अनलिमिटेड उसकी लायबिलिटी है तो वो पार्टनर एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। मतलब अगर वो कोई पार्टनर ये चारों काम कर रहा है, कैपिटल ला रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है मैनेजमेंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है, या वो उसकी लायबिलिटी